भारतीय लोकतंत्र के जहाज का असली कैप्टन कौन है? वो नहीं जिनके नाम पर फैसले लिए जाते हैं, बल्कि वो जो असल में सरकार की नैया खेते हैं। आज हम प्रधानमंत्री के पद की गहराई में उतर रहे हैं। वो वास्तविक प्रमुख, मतलब डिफैक्टो लीडर, जिनके इर्द गिर्द पूरी शासन व्यवस्था घूमती है। और ये पड़ताल इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री की शक्ति सिर्फ संविधान की किताब में लिखे शब्दों से नहीं आती। असल शक्ति तो अब देखिए लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या, राजनीतिक परिस्थितियों और हाँ, उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व से तय होती है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि संविधान ने प्रधानमंत्री को कितनी शक्ति दी और एक व्यक्ति ने उस शक्ति को कितना बड़ा बना दिया है। बिल्कुल। चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री पर इंडियन पॉलिटी के सभी चैप्टर के लेक्चर करा दिया गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 9122648222 नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजें या ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एकदम बुनियादी सवाल, भारत का प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है? क्या लोग सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षीय नहीं। तो लोग अपने क्षेत्र के सांसद को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। संविधान का अनुच्छेद 75 बस इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रपति की मनमानी नहीं हो सकती है ना? नहीं, परंपरा ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या फिर गठबंधन के नेता को ही सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। ये तो तब की बात हुई जब सब कुछ साफ हो, मतलब किसी एक पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिल गईं, उन्होंने अपना नेता चुना और बिल्कुल, जब स्पष्ट बहुमत हो। हाँ, और वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प स्थिति बनती है जिसे त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट कहते हैं। जब किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, तब असली खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। यहीं पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रेशनरी पावर सामने आती है। अब राष्ट्रपति को ये तय करना होता है कि वो किसे सरकार बनाने का मौका दें। वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुला सकते हैं या चुनाव के बाद बने किसी गठबंधन के नेता को भी। ये एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है। स्रोतों में इसका एक क्लासिक उदाहरण 1979 का है। तब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हाँ, जबकि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। ये एक बड़ा राजनीतिक दांव था। और ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रपति का एक फैसला देश की राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। सही कहा। लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, अदालतों ने भी इस प्रक्रिया को आकार दिया है। 1980 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि संविधान ये जरूरी नहीं मानता कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले अपना बहुमत साबित करे। अच्छा। हाँ, राष्ट्रपति पहले किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और फिर उन्हें बहुमत साबित करने के लिए एक उचित समय दे सकते हैं। अरे ये तो कमाल की बात है। मतलब पहले पद फिर बहुमत का टेस्ट। और मुझे लगता है एक और दिलचस्प नियम है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। क्या ये सच है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो सांसद ही ना हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है और भारतीय राजनीति का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कोई शर्त तो होगी? हाँ, शर्त बस इतनी है कि उसे शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ये एक तरह का ग्रेस पीरियड है। ये तो हमारी व्यवस्था को काफी लचीला बनाता है। ब्रिटेन में तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन का सदस्य होना ही पड़ता है। सही कहा। ब्रिटेन में ये एक कठोर परंपरा है, लेकिन भारत में तो इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कई शक्तिशाली प्रधानमंत्री राज्यसभा से थे, जो कि हमारा ऊपरी सदन है। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम व्यक्ति की योग्यता को सदन की सदस्यता से ऊपर रखता है, कम से कम 6 महीने के लिए तो जरूर। तो ये तो हुई नियुक्ति की पहली। लेकिन एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो कब तक पद पर रहते हैं? आमतौर पर हम 5 साल सोचते हैं, लेकिन संविधान में एक अजीब सी लाइन है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक पद पर रहते हैं।
ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जब चाहें प्रधानमंत्री को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। हाँ, ये भाषा थोड़ी भ्रामक है, लेकिन इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का असल मतलब है लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। जब तक प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन है, तब तक राष्ट्रपति उन्हें हटा नहीं सकते। ये सिर्फ एक संवैधानिक मुहावरा है। अच्छा, तो जिस दिन वो सदन में अपना बहुमत खो देते हैं, उसी दिन राष्ट्रपति का प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तब उन्हें या तो इस्तीफा देना पड़ता है या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। तो असल कार्यकाल 5 साल नहीं, बल्कि लोकसभा में विश्वास मत तक का होता है। समझ गया। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मैंने सुना है कि उन्हें 2 अलग-अलग शपथ लेनी पड़ती हैं। हाँ, राष्ट्रपति उन्हें 2 शपथ दिलाते हैं। पहली पद की शपथ, जिसमें वो संविधान के प्रति निष्ठा और बिना किसी भेदभाव के काम करने का वचन देते हैं। लेकिन दूसरी शपथ ज्यादा दिलचस्प है। गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ। हाँ, इसमें वो वचन देते हैं कि सरकार के अंदर की कोई भी संवेदनशील जानकारी वो किसी से साझा नहीं करेंगे जब तक कि उनके काम के लिए जरूरी ना हो। ये गोपनीयता की शपथ लोकतंत्र में थोड़ी अजीब नहीं लगती, जहां हम पारदर्शिता की बात करते हैं? देखिए, ये एक जरूरी संतुलन है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और कई ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर काम करती है जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये शपथ सुनिश्चित करती है कि देश के राज सुरक्षित रहें। बेशक इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित की रक्षा करना है। ठीक है, समझ गया। तो ये तो हुई नियुक्ति और कार्यकाल की बात। लेकिन असली सवाल तो शक्ति का है। एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया तो उनके हाथ में वो कौन-कौन से लीवर होते हैं जिनसे वो पूरी सरकारी मशीनरी को चलाते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की शक्तियों को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं: मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और संसद के साथ उनके संबंध। ठीक है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ही इस टीम के कैप्टन हैं। वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि उनकी टीम में कौन-कौन मंत्री होगा। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। और सिर्फ चुनना ही नहीं, वो मंत्रालयों का बंटवारा भी करते हैं और जब चाहें किसी का मंत्रालय बदल सकते हैं या किसी को टीम से बाहर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। हाँ। और सबसे बड़ी शक्ति ये है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी मेहराब यानी आर्च का कीस्टोन, जो मुख्य पत्थर होता है, उससे हटा दिया जाए तो पूरी मेहराब ढह जाती है। जबकि किसी और मंत्री के इस्तीफे से सिर्फ एक पद खाली होता है, पूरी सरकार नहीं गिरती। सही कहा। ये दिखाता है कि बाकी सब मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पूरी संरचना की नींव है। अब आते हैं राष्ट्रपति के साथ उनके रिश्ते पर। संविधान में अनुच्छेद 78 है जो इस रिश्ते को परिभाषित करता है। इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की क्या कहते हैं एक मुख्य कड़ी बनाता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सरकार के सभी फैसलों और कानून बनाने के प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। राष्ट्रपति भी सरकार के काम के बारे में कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। तो क्या ये राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री पर एक तरह का नियंत्रण है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। लेकिन व्यवहार में ये रिश्ता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समीकरणों पर बहुत निर्भर करता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ही देश की सभी बड़ी नियुक्तियों जैसे अटॉर्नी जनरल, सीएजी, यूपीएससी के चेयरमैन, चुनाव आयुक्तों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन फैसला असल में प्रधानमंत्री का होता है। बिल्कुल, इससे उन्हें पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर जबरदस्त पकड़ मिलती है। और तीसरा मोर्चा है संसद। लोकसभा का नेता होने के नाते वहां भी उनकी काफी शक्ति होगी। जाहिर है, वो सरकार की नीतियों की घोषणा संसद के पटल पर करते हैं। वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि संसद का सत्र कब बुलाना है और कब खत्म करना है। लेकिन उनके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र? वो क्या है? वो है राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति। इसका मतलब है कि एक प्रधानमंत्री जो अपने बहुमत को लेकर आश्वस्त है, वो कभी भी देश को मध्यावधि चुनाव में धकेल सकते हैं। यह सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट सांसदों के खिलाफ भी एक बड़ा हथियार है। सही बात है। कोई भी सांसद समय से पहले चुनाव का सामना नहीं करना चाहता,
तो ये डर ही उन्हें लाइन में रखता है। एग्जैक्टली। वाह, इन औपचारिक शक्तियों को देखकर तो लगता है कि प्रधानमंत्री का पद वाकई में बेहद शक्तिशाली है। इन स्रोतों में कुछ विद्वानों की टिप्पणियों का भी जिक्र है जो इस शक्ति को और अच्छे से समझाती हैं। बिल्कुल, जैसे लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारेस कहा था, मतलब बराबर वालों में प्रथम। हाँ, ये उक्ति शायद गठबंधन सरकारों के दौर में ज्यादा सटीक बैठती है, जब प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों को साथ लेके चलना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में जब किसी प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत होता है तो क्या वो सिर्फ बराबर वालों में प्रथम होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। आज की राजनीति में एक पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री प्रथम कम और एक कमांडर ज्यादा महसूस होता है। कैबिनेट उनके निर्देशों का पालन करती है, उनसे बहस नहीं करती। एक और विद्वान जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को सूर्य की उपमा दी थी, जिसके चारों ओर बाकी ग्रह यानी मंत्री घूमते हैं। मुझे लगता है ये उपमा आज ज्यादा प्रासंगिक है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना कर दी थी। हाँ, और उनका कथन शायद सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि अगर भारत में किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री है, न कि भारत के राष्ट्रपति। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये हमारे संसदीय सिस्टम में प्रधानमंत्री के वास्तविक अधिकार को साफ साफ दिखाता है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं और असली शक्ति सरकार के पास होती है। ये सब तो तब है जब एक चुनी हुई सरकार सत्ता में है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति तब बनती है जब कोई सरकार बहुमत खो देती है और नई सरकार बनने में समय लगता है। उस बीच के खालीपन में देश कौन चलाता है? यही केयरटेकर सरकार यानी काम चलाऊ सरकार की अवधारणा आती है। हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक व्यवहारिक जरूरत है ताकि देश में कोई पावर वैक्यूम या सत्ता का शून्य न पैदा हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं? ऐसे में राष्ट्रपति पुरानी सरकार को ही नई सरकार बनने तक काम करते रहने के लिए कहते हैं। ये केयरटेकर सरकार का कॉन्सेप्ट तो बड़ा दिलचस्प है, पर अगर उस दौरान कोई राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, जैसे कोई हमला हो जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब क्या एक केयरटेकर सरकार बड़े फैसले ले सकती है? ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। देखिए, एक केयरटेकर सरकार की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। वो कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, न ही कोई बड़ा वित्तीय खर्च कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त लोकसभा भंग होती है और सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती। तो उनका काम सिर्फ रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को चलाना होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई असाधारण संकट आ जाए तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो देश की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन उन फैसलों पर बाद में नई संसद में जरूर सवाल उठाए जाएंगे। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर उन्हें चलना होता है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन व्यवस्था की धुरी हैं। उनकी शक्ति लोकसभा में बहुमत से आती है और वही सरकार बनाते हैं, चलाते हैं और भंग भी कर सकते हैं। अंत में यह समझना सबसे जरूरी है कि प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक हकीकत और उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मिला जुला रूप है। एक भारी बहुमत वाले प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका और अधिकार क्षेत्र एक गठबंधन सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री जैसे H.D. देवे गौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल से बिल्कुल अलग होता है। मतलब बहुमत का गणित ही प्रधानमंत्री के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब इतनी शक्ति एक ही पद में केंद्रित हो तो वे कौन से संवैधानिक और लोकतांत्रिक नियंत्रण हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र का यह कैप्टन जहाज को कभी गलत दिशा में ना ले जाए?